नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मध्य पाषाण काल कैसा काल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोटा मोटा इसको समझें। देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल। क्या पढ़ा? पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल। ठीक है, आप सभी जानते हैं पाषाण काल के 3 भेद हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पुरा पाषाण काल को हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो चैनल में जाके इसको देख सकता है। पुरा पाषाण काल दोस्तों कैसा काल था, मैंने आपको बताया था। पुरा पाषाण काल जो है ये शुरुआती चरण था दोस्तों। ठीक है, इसमें हमने देखा कि मनुष्य जो है पत्थरों के औजारों को बनाता है। ठीक है, और शिकार करता है। ठीक है, साथ ही साथ भोजन की तलाश में जो है घूमते रहता था। ठीक है, गुफाओं में रहता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब थी? पुरा पाषाण काल में। यानी कि पुरा पाषाण काल का जो मानव था दोस्तों वो शिकार करता था। ठीक है, शिकार करता था। ठीक है, दूसरा पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, और भोजन को क्या करता था? भोजन को संग्रह करता था। ठीक है, भोजन को क्या करता था? संग्रह करता था। तो ये दोस्तों आपका पुरा पाषाण काल में था। देखिए मध्य का पाषाण काल में क्या होगा, देखिए मध्य पाषाण काल में मानव जो है शिकार तो करता ही था। ठीक है, यानी कि पुरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में भी मानव जो है शिकार जो है करता था। लेकिन शिकार के साथ साथ जो है मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या शुरू किया? खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों पालतू जो जानवर हैं उनको जो है, जानवरों को जो है पालतू बनाने लगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल में काफ़ी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो पुरा पाषाण काल का मानव था आपका गुफाओं में रहता था। ठीक है, और शिकार करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस्में थी पुरा पाषाण काल में। और किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था पुरा पाषाण काल में, मैंने आपको बताया था। हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग टेबल और फलक हो गया, ब्लेड हो गया, इनका प्रयोग जो है पुरा पाषाण काल में करता था मानव। ठीक है, पुरा पाषाण काल की भी मैंने आपको 3 भेद बताए। ठीक है, उसमें आपका जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसमें मानव ने क्या किया? ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में मानव ने क्या किया? हैंड एक्स और चॉपर, चॉपिंग टेबल हथियारों का जो है यानी कि औजारों का प्रयोग किया निम्न पुरा पाषाण काल में। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में मानव ने क्या किया? हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग टेबल औजारों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल आया जिसमें फलक औजार का जो है दोस्तों बहुलता थी। उसके बाद जो है मध्य पाषाण के बाद उच्च पुरा पाषाण आया जिसमें फिर ब्लेड आया। ठीक है, धीरे धीरे जो है मानव ने दोस्तों धीरे धीरे इसमें विकास करना शुरू किया। इनकी कह सकते हैं आप, पहले जो औजार होते थे पुरा पाषाण काल में वो औजार जो है क्या होते थे? बड़े होते थे। यानी कि पुरा पाषाण काल में अच्छे उपकरण नहीं थे। यानी कि जो पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे वो आकार में कैसे थे? बड़े थे। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। पुरा पाषाण काल में जो औजार थे वो क्या थे? बड़े थे। ठीक है, अब धीरे धीरे मध्य पाषाण में आके जो है मानव ने अब क्या शुरू किया? मानव ने अब जो है छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। क्लियर है? तो पुरा पाषाण काल को आप अच्छे से पहले समझ लेंगे। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप मध्य पाषाण काल को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा पुरा पाषाण काल। तो आप सीधे सीधे ऐसे समझें कि पुरा पाषाण काल जो है दोस्तों हमने पाषाण काल को देखा। पाषाण काल के 3 भाग हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो मानव था दोस्तों ये एक पाषाण काल का जो है शुरुआती चरण था। ठीक है, पुरा पाषाण काल जिसको हम कहते हैं। और इस चरण में, इस शुरुआती चरण में हमने देखा, ठीक है, हमने देखा मनुष्य जो है, मानव जो है पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता था? भोजन को संग्रह करता था। और मनुष्य जो है, जो मानव है वो कैसा था? मनुष्य जो है, जो मानव था वो आखेटक था, यानी कि शिकारी था। ठीक है,
और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो ये दोस्तों आपका पुरापाषाण काल में था। अब देखिए मध्य पाषाण काल में आते-आते जो है यहाँ पर अब आपको क्या मिलेंगे, जो इनके औजार हैं वो आकार में कैसे मिलेंगे, अब छोटे मिलेंगे, क्योंकि पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे थे, बड़े थे। अब औजार जो है क्या मिलेंगे, आपको छोटे मिलेंगे। ठीक है? चलिए इसीलिए इसको जो है दोस्तों आपका मेसोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो मध्य पाषाण काल दोस्तों आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल में जो है जो आपके जो औजार थे वो कैसे हो गए, अब छोटे प्रकार के हो गए। ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों मध्य पाषाण काल जिसे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। दोस्तों संक्रमण काल क्यों माना जाता है? देखिए पहले सबसे पहले पुरा पाषाण काल आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नव पाषाण काल दिया है, तो बीच में क्या आया आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या आया, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको दोस्तों संक्रमण काल क्यों बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल जिसे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको याद रखेंगे। देखिए पुरा पाषाण काल में आपने देखा मानव किस प्रकार से रहता था। ठीक है, भोजन को संग्रह करता था, शिकार करता था। ठीक है, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, लेकिन जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में क्या हो जाता है, नवपाषाण काल में मानव जो है पशुपालन मानव जो है बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, कृषि जो है कृषि भी बहुत खूब अच्छा करता है। ठीक है, आग का उपयोग कर रहा है नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिशदार बर्तन बना रहा है आपके नवपाषाण काल में। तो दोस्तों जो ये बीच का काल है यानी कि मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों आपको पुरापाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे और नवपाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संक्रमण काल कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे नवपाषाण काल में देखा आपने कृषि जो है कृषि और आग का उपयोग किया जाता है, कृषि अच्छी होती थी, यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो है बहुत खूब अच्छी कृषि करता था। ठीक है, आग का उपयोग कर रहा था। तो ये पुरापाषाण काल में नहीं था, कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों काफ़ी जो है ये दोनों अपने आप में अलग हैं, यानी कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में बहुत अंतर है। ठीक है, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि नवपाषाण काल में आपने देखा कि मानव जो है नवपाषाण काल में पशुपालन भी अच्छा करता है, कृषि भी बहुत खूब अच्छा करता है। ठीक है, आग का उपयोग शुरू कर देता है, आग का उपयोग भी कर रहा है। ठीक है, पहिए का आविष्कार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर पुरापाषाण काल में देखेंगे तो पुरापाषाण काल में मैंने अब आपको बताया यहाँ पर न कृषि होती थी, न आग का उपयोग वो जानते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुरापाषाण काल में नहीं थी। तो इन दोनों कालों में काफ़ी अंतर है। तो इनके बीच का जो काल है मध्य पाषाण काल, इसीलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। इसमें आपको जो है पुरापाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे और नवपाषाण काल के भी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे समझेंगे। यानी कि मध्य पाषाण काल वह समय काल है जिसमें पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। इसीलिए इसे संक्रमण काल कहेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आपको सीधे-सीधे अगर कोई पूछ ले कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे मध्य पाषाण काल किसे कहेंगे? वह समय काल है जिसमें पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। इसीलिए इसे संक्रमण काल हम कहेंगे। ठीक है, दोस्तों देखिए यहाँ पर मानव जो है पुरापाषाण काल में जो मानव था उसमें परिवर्तन हुआ, वो मध्य पाषाण काल में आया, परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन जो है मानव में परिवर्तन क्यों हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल का जो मानव था, ठीक है, ये यहाँ से कहाँ आया, मध्य पाषाण में। ठीक है, मध्य पाषाण। तो यहाँ आते आते दोस्तों मानव में परिवर्तन, इसमें समय लगा। ठीक है, ये तुरंत नहीं हो गया परिवर्तन। ठीक है, इसमें समय लगा। तो पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में मानव में जो परिवर्तन हुआ वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ ये परिवर्तन? ठीक है, तो उसको याद रखेंगे दोस्तों। मानव में परिवर्तन क्यों होता है? देखिए मानव का रहन सहन हो गया, जीवन हो गया। ठीक है, जैसे आपका रहन सहन हो गया। ठीक है, रहन सहन। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रकृति होगी। ठीक है, और याद रखेंगे
ये पॉइंट्स जो हैं जितने भी बता रहा हूँ आप इनको नोट करें, याद रखें इनको, ठीक है। प्रकृति हो गया और साथ ही साथ आकार हो गया, ठीक है, आकार, ठीक है, आकार, ठीक है, रचना हो गया, आकार, रचना, ठीक है। में अगर परिवर्तन होता है तो उसके पीछे वजह होती है दोस्तों जलवायु की, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर ये बता दिया कि पुरापाषाण काल में जो मानव था वो भोजन को संग्रह करता था, शिकारी था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल में शिकारी तो वो था ही, साथ ही साथ उसने जो है खेती करना शुरू किया, ठीक है, पालतू जानवरों को रखना शुरू किया, ठीक है, स्थायी बस्तियों को बनाने की शुरुआत की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है जो ये परिवर्तन आया, ये परिवर्तन कैसे आया, ये परिवर्तन आया जलवायु की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ की जैसी जलवायु वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे, रहन सहन, अंगों का आकार, कल्चर सब अलग अलग होता है, ठीक है, आपने देखा है। चलिए यहाँ तक कितना समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको संक्रमण काल माना जाता है। अब आप समझ चुके होंगे संक्रमण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपको नवपाषाण और पुरापाषाण काल के जो है लक्षण देखने को मिलेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच का एक ये पुरातात्विक जो है काल है मध्य पाषाण काल, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस दौरान मनुष्य ने छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। दोस्तों इस लाइन को आपको याद रखना है। इस दौरान जो है मानव ने छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। आपने देखा होगा पुरापाषाण काल में जो आपके औजार थे जैसे आपका हैंड एक्स हो गया, चॉपर चॉपिंग टेबल हो गया, फलक हो गया, ब्लेड हो गए, तो ये जो है आकार में क्या थे, आकार में बड़े थे, ठीक है। जैसे आपका हैंड एक्स चॉपर चॉपिंग जो है ये बड़े थे, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा फलक आए, फिर आपका ब्लेड आया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू हुआ दोस्तों मध्य पाषाण में, जो शिकार, मछली पकड़ने और अन्य कामों के लिए अधिक कुशल थे। यानी कि शिकार करने, मछली पकड़ने और अन्य कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। यह काल दोस्तों कृषि के विकास, पालतू जानवरों को पालने और धीरे धीरे स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ने की शुरुआत का भी गवाह बना, जो पुरापाषाण काल के शिकारी संग्रहकर्ता समाजों से अलग था। तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या था, शिकारी था और अपनी भोजन को क्या करता था, संग्रह करता था। लेकिन अब मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं था। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी तो था ही, साथ ही साथ उसने जो है क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, ठीक है, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, और स्थायी बस्तियां यानी कि रहने के लिए स्थायी बस्तियों की ओर जो है स्थायी बस्तियां बनाने का जो है दोस्तों शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थायी बस्तियों की बात हो रही, आपने देखा होगा पुरापाषाण काल में मानव जो है गुफाओं में रहता था, ठीक है। अब गुफाओं में रहता था पुरापाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में आते ही दोस्तों मानव में परिवर्तन हुआ और स्थायी बस्तियों को बनाने की शुरुआत हुई मध्य पाषाण में, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो पुरापाषाण काल के शिकारी संग्रहकर्ता समाजों से भिन्न था, मैंने आपको बता दिया इनमें अंतर क्या है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ चुके होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिए इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतु और वनस्पतियों में बदलाव आया, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि मानव में जो परिवर्तन है वो क्यों हुआ, ठीक है। रहन सहन, जीवन, रचना, आकार, प्रकार, प्रकृति और प्रकृति में अगर परिवर्तन होता है तो उसके पीछे वजह होती है दोस्तों जलवायु की, ठीक है। जहाँ की जलवायु जैसी होती है वहाँ की हर चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। यानी कि देखिए जहाँ की जलवायु ठंडी है, जहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ आपको वैसे ही मिलेगा। जैसे आपका जहाँ की जैसी जलवायु हो वहाँ के आपको जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए और साथ ही साथ कल्चर हो गया, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतु और वनस्पतियों में बदलाव आया, जिससे इंसानों के लिए जो है नए क्षेत्रों में
जाना संभव हुआ। पहले जो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था, ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में जो है मानव जो है दोस्तों अब नए क्षेत्रों में जाना उसके लिए संभव हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला पॉइंट जो है यह देखिए, साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। देखिए यहाँ पर इस काल में औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ। देखिए औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन कैसे हुआ? पहले जो है पुरापाषाण काल में औजार जो हैं दोस्तों वो आकार में बड़े होते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ ये हुआ कि औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का जो है दोस्तों प्रयोग यहाँ करने लगे, ठीक है, जिससे जो है शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव आया। यानी कि जो शिकार करने के जो पहले तरीके थे, ठीक है, पुरापाषाण काल में, उससे काफ़ी अंतर जो है अब इनके शिकार करने में आने लगा, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों मानव में जो है परिवर्तन होता गया, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला है, इस समय का मानव जो है कुत्ते से परिचित था। दोस्तों देखिए मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। देखिए मध्य पाषाण काल में मानव जो है कुत्ते से परिचित था, तो इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर माना जाता है कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में मानव जो है कुत्ते से परिचित था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। इसके जो साक्ष्य हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि मानव जो है किस काल में कुत्ते से परिचित था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दोस्तों मध्य पाषाण काल। दोस्तों यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मानव था मध्य पाषाण काल का वो दोस्तों कुत्ते से परिचित था। कुत्ते को जो है पालतू के रूप में वो जो है पालता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं पूछा जा सकता है। तो जो मानव है दोस्तों, मानव कुत्ते से परिचित था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है, और राजस्थान का जो है बागौर, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिले हैं, मानव कुत्ते से परिचित था, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक हो गया, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी, ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है, यानी कि जो सूक्ष्म यानी कि जो छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग उसमें होता था, तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है ये किसने दी सबसे पहले, तो मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी दोस्तों वो दी C.L. कार्लाइल। इसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, C.L. कार्लाइल, ठीक है। तो C.L. कार्लाइल कौन था? तो दोस्तों ये एक पुरातत्वविद था जिसने 1867 में यानी कि 1867 में क्या किया था, विंध्य क्षेत्र में जो है क्या किया था, इसने सूक्ष्म पाषाण जो है माइक्रोलिथ औजारों की खोज करके जानकारी दी थी। यह खोज दोस्तों भारत में इस काल को समझने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। दोस्तों हम अगर मध्यकाल के बारे में अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें किसने दी, वो दी दोस्तों C.L. कार्लाइल ने, ठीक है, नाम याद रखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है C.L. कार्लाइल ने 1867 में दी थी, ठीक है। साथ ही साथ ये याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है स्पष्ट आप इसको याद रखें कि देखिए C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, ठीक है, अब ये विंध्य क्षेत्र आप क्या समझे, विंध्य क्षेत्र, देखिए विंध्य क्षेत्र जो है ये आता है क्षेत्र आपका, ये पश्चिम में गुजरात से लेके, ठीक है, पश्चिम में गुजरात से लेके दोस्तों, गुजरात से लेके आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जो विंध्य क्षेत्र है दोस्तों ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, ठीक है। इसी क्षेत्र से दोस्तों C.L. कार्लाइल ने
1867 में सूक्ष्म पाषाण यानी कि छोटे पाषाण यानी कि छोटे पत्थर के औजार माइक्रोलिथ औजारों की खोज करके जानकारी दी थी। यह खोज दोस्तों भारत में इस काल को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी, तो CL कार्लाइन ने दी दोस्तों 1867 में। और विंध्य क्षेत्र में सूक्ष्म पाषाण इनकी जो छोटे पत्थर के औजार हैं इनकी खोज की। ठीक है, और उससे दोस्तों हमें जो है इस काल को समझने में जो है काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है, ये मान के चलें कि मध्य पाषाण काल के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तो इसके पीछे दोस्तों आप याद रखेंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा नाम है CL कार्लाइल का। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है, मैंने बताया संक्रमण काल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपके नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस दौरान जो है मनुष्य ने छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, जो शिकार, मछली पकड़ने और अन्य कामों के लिए अधिक कुशल थे। ठीक है, और यह काल कृषि के विकास और जानवरों को पालना और धीरे धीरे स्थायी वस्तुओं की ओर बढ़ने की शुरुआत का गवाह भी रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। और साथ ही साथ इस समय का जो मानव है वो कुत्ते से परिचित था। इसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में 1867 में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ औजारों की खोज करके जानकारी दी थी। यह खोज भारत में इस काल को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, तो CL कार्लाइल का नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करें साक्ष्यों की, तो साक्ष्य दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, चलिए पहला देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पहला, छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा देखिए, झोपड़ी व दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा देखिए, यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध या प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है अपनी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हमें तीन चीज़ें जो है मिली हैं साक्ष्य। पहला, छोटी बस्ती के साक्ष्य, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि जो है मध्य पाषाण काल में जो है छोटी बस्ती के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। ठीक है, दूसरा, झोपड़ी व दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। देखिए झोपड़ी, आप यहाँ पर जो है मानव का विकास हो गया। ठीक है, पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया, यानी कि झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दाह संस्कार के साक्ष्य मिले। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि मानव ने दोस्तों सबसे पहले मानव पर आक्रमण करना शुरू कब किया। ठीक है, तो ये आपका मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव ने दोस्तों एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। तीनों याद रखेंगे, छोटी बस्ती, झोपड़ी, दाह संस्कार और मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, प्रतापगढ़ से मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे, ये भी आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय नाहर राय से हमें क्या मिला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय नाहर से क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय नाहर से क्या मिले हैं, देखिए पहला है हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों देखिए हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय नाहर से। देखिए हड्डियों के आभूषण यानी कि मध्य पाषाण काल में
जो मानव था दोस्तों वो हड्डियों के आभूषणों का प्रयोग करता था, इसीलिए तो इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। दूसरा, साथ ही यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी के अवशेष मिले हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? बारहसिंगा के, भैंस के, हाथी के अवशेष यहाँ मिले हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो इनसे परिचित था। ठीक है। किससे? बारहसिंगा, भैंस, हाथी से जो है परिचित था। उसके बाद देखिए अनेक समाधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए मध्य पाषाण काल में जो है अनेक जो समाधान है, ठीक है, यानी कि शवों को दफनाने की जो प्रथा है, तो ये मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस काल में जो है हो सकता है कि इस काल में सती प्रथा हो। ठीक है। जिससे 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया हो। ठीक है। ये एक हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। समाधान मिले हैं। ठीक है। ये याद रखेंगे। कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ और सराय नाहर से। ठीक है। क्या क्या मिला है यहाँ से? हड्डियों के आभूषण मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में मानव हड्डियों के आभूषणों का प्रयोग करता था। ठीक है। बारहसिंगा, भैंस, हाथी के अवशेष मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है आपका परिचित थे इनसे। ठीक है। और अनेक समाधान मिले हैं यानी कि शवों को दफनाने की जो है प्रथा यहाँ से मिली है जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। इसके साक्ष्य जो है मिले हैं दोस्तों। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगला है आपका बुर्ज होम, कश्मीर। ठीक है। अब बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में? देखिए मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से? देखिए बुर्ज होम से आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। क्लियर है। तो इसको याद रखेंगे। कहाँ से मिला है? सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल में मानवों के साथ मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। और कहाँ से मिलता है? आपको अगर साइट पूछेंगे तो बुर्ज होम, कश्मीर से। ठीक है। क्लियर हो गया। कश्मीर से बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिले हैं? मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि ये आप लगा सकते हैं कि उस समय मानव जो है दोस्तों कुत्ते से परिचित था। ठीक है। इसके साक्ष्य मैंने अभी आपको पहले बताए थे। इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये याद रखेंगे। क्लियर है। अगला है दोस्तों आपका राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से। ठीक है। अब यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से। मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। अब मैं आप यहाँ पर राजस्थान कर देता तो आपको इतना समझ में नहीं आता। ठीक है। कभी पूछ लिया जाता है बागौर पूछ लेंगे। ठीक है। बागौर से क्या साक्ष्य मिले हैं? ठीक है। या भीलवाड़ा जिले से क्या साक्ष्य मिले हैं? ठीक है। इसलिए पूरा मैंने लिख दिया। राजस्थान में पड़ता है आपका भीलवाड़ा जिला और इस जिले में है दोस्तों आपका बागौर। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? देखिए जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से दोस्तों जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां यानी कि जली हुई हड्डियां यहाँ से मिली हैं। ठीक है। इसको याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। ठीक है। देखिए मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों इनको आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है। पूछा जा सकता है आपको कोई भी इसमें 6 केंद्र जो है। ठीक है। इसलिए याद रखेंगे ये केंद्र जो है आपके मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र है। पहला है दोस्तों बेतवा घाटी और सोन घाटी। ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। बेतवा घाटी और सोन घाटी। दूसरा कृष्णा घाटी जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद बेलन घाटी है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। सीधे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेवासा, ये है आपका महाराष्ट्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल के केंद्र हैं दोस्तों, प्रमुख केंद्र। आपको सीधे पूछ लिया जाएगा मध्य पाषाण काल के निम्न में से कौन केंद्र है कौन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे बेतवा घाटी और सोन घाटी आपका मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी आपका कर्नाटक में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और नेवासा महाराष्ट्र। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, अब आप
लोग समझ चुके होंगे मध्य पाषाण काल को, ठीक है, कि मध्य पाषाण काल जो है कैसा काल था, ठीक है। इसको संक्रमण काल माना जाता है दोस्तों, ठीक है, मैंने बताया था। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम अभी देखते हैं। चलिए, पहला है सूक्ष्म पाषाण औजार, ठीक है, इनको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग जो है शुरू हो गया था। तो देखिए, सूक्ष्म पाषाण औजार, देखिए इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पत्थर के बहुत छोटे और नुकीले औजारों का उपयोग था, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो छोटे पत्थरों के छोटे जो औजार होते हैं, सूक्ष्म जो औजार होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहली जो मध्य पाषाण काल की जो पहली जो विशेषता है और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? सूक्ष्म पाषाण औजार, ठीक है। इसी से आप समझ गए होंगे, सूक्ष्म पाषाण औजार यानी कि पत्थर के सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे और नुकीले औजार, इसका प्रयोग जो है उसमें हुआ था, ठीक है, और जिसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, पहली विशेषता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये विशेषता याद रखनी है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन विशेषता है कौन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको विशेषताएं याद हैं मध्य पाषाण काल की, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है मध्य पाषाण काल की? दूसरी विशेषता है औजारों का विकास। देखिए दोस्तों, औजारों का विकास हुआ पहले पुरापाषाण काल में। जो औजार थे आपने देखा, हैंड एक्स था, चापर, चॉपिंग, पेबुल था, ठीक है, फलक, ब्लेड, ये आपके जो है पुरापाषाण काल में थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ? औजारों का विकास हुआ। किस प्रकार? इस काल में देखिए, फलक, खुरचनी, वेदनी जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए गए, यानी कि सूक्ष्म बनाए गए, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो ये याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो फलक, खुरचनी और वेदनी थी, इनके छोटे सूक्ष्म जो है उपकरण बनाए गए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, ठीक है। तीसरी जो मध्य पाषाण काल की विशेषता है, वो है कृषि और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, पुरापाषाण काल का जो मानव था वो कृषि को नहीं जानता था, कृषि से कोई मतलब नहीं था, पशुपालन से कोई मतलब नहीं था पुरापाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने दोस्तों कृषि और पशुपालन की शुरुआत की, ठीक है। देखिए, मध्य पाषाण काल में कृषि और पौधों पौधों के पालतूकरण की शुरुआत हुई। हालांकि गहन शिकार जारी रहा। इस दौरान कुछ समुदायों ने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे भेड़, बकरी और सूअर, ठीक है, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में कृषि और पौधों के पालतूकरण की शुरुआत हुई। यहाँ पर दिया है गहन शिकार जारी रहा, यानी कि मध्य पाषाण काल में ऐसा ना समझा आप कि मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार करना छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। शिकार मानव कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कृषि और पशुपालन भी करने लग गया था। तो धीरे धीरे दोस्तों विकास होता गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, चौथी जो मध्य पाषाण काल की विशेषता है, वो है आपका अर्धस्थायी बस्तियां, ठीक है। चौथी विशेषता क्या है? अर्धस्थायी बस्तियां। लोग गुफाओं और झोपड़ियों जैसी अर्धस्थायी बस्तियों में रहने लगे, जो बाद में स्थायी बस्तियों में विकसित हुई। तो यहाँ पर देखिए, जो पुरापाषाण काल का मानव था वो गुफाओं में रहता था। अब गुफाओं के साथ साथ इन लोगों ने क्या कर दिया? झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, इनकी झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और ये अर्धस्थायी बस्तियों में रहने लगे, जो बाद में फिर क्या हो गए? समय के साथ जो है बाद में फिर ये स्थायी बस्तियों में विकसित हो गए, ठीक है। अगली विशेषता है कला और वास्तुकला, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में कला और वास्तुकला कैसी थी, ठीक है, किस प्रकार की थी। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में कला और वास्तुकला की बात करें तो इस काल में कला और वास्तुकला में भी प्रगति हुई। देखिए, गुफा चित्रकारी और छोटी मूर्तियों का निर्माण जारी रहा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है गुफा चित्रकारी, ठीक है, सीधी सीधी बात है दोस्तों, ठीक है। मानव गुफाओं में रहता था, ठीक है, तो गुफाओं से कई साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो गुफा चित्रकारी, आपने एक साइट देखी होगी भीमबेटका। तो भीमबेटका से दोस्तों कई जो है आपके भीमबेटका से आपके
पुरापाषाण काल के अवशेष भी मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। मध्य पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं और नवपाषाण काल के, ठीक है। तो याद रखेंगे मध्य पाषाण काल में गुफा चित्रकारी और छोटी मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव विकास, ठीक है। अब देखिए मानव विकास यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए मानव का विकास कैसे हुआ, देखिए मध्य पाषाण काल में मानव संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जो पुरापाषाण काल की शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से अलग था। मैंने आपको बताया कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में मानव संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, मानव संस्कृति का, और जो पुरापाषाण काल की शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से अलग था। यानी कि जो पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या करता था, शिकार करता था, ठीक है। अपने भोजन को क्या करता था, संग्रह करता था, यही उसकी जीवन शैली थी। लेकिन अब जो है मानव संस्कृति का विकास शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में। दोस्तों मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की, ठीक है, स्थायी बस्तियों की शुरुआत की, जानवरों को पालतू बनाया, ठीक है, पशुपालन करने लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मध्य पाषाण काल में हुई, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को आई होप समझ में आया होगा कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो आपका पाषाण काल है उसके 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल जिसमें मानव भोजन को संग्रह करता था, शिकार करता था और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, ठीक है। मध्य पाषाण काल हमने आज देखा। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल जो है इसे संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे और नवपाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानव ने दोस्तों यहाँ पर कृषि करना, शिकार तो करता ही था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करता था, लेकिन शिकार के साथ साथ जो है क्या करना शुरू कर दिया, आपका कृषि करना शुरू कर दिया, ठीक है। जानवरों को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शिकार करने के तरीकों में परिवर्तन आया, ठीक है। और जो औजार थे दोस्तों, औजार भी यहाँ पर जो है आपको, औजार भी छोटे सूक्ष्म छोटे औजारों का जो है यहाँ पर, यानी कि छोटे प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग जो है शुरू हुआ, ठीक है। जो शिकार और मछली पकड़ने और अन्य कामों के लिए अधिक जो है आपका कुशल था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट रहा है नवपाषाण काल। इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। नवपाषाण काल मैंने अभी भी बता दिया आपको। नवपाषाण काल में मानव ने जो है दोस्तों पशुपालन जो है अब बहुत अच्छी तरह से करने लग गया मानव, ठीक है। मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल में जैसे ही नवपाषाण काल आया तो यहाँ पर मानव जो है पशुपालन बहुत खूब अच्छा करने लग गया, कृषि भी बहुत खूब अच्छा करने लग गया, ठीक है। आग का उपयोग करने लग गया, ठीक है, पहिए का आविष्कार कर लिया था, ठीक है, पॉलिशदार बर्तन बनाने लग गया था मानव। तो ये विकास जो है आपका नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।